आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अक्षय कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 का लेक्चर 6 है और आने वाले हम 4 से 5 क्लासेस में सीजीएल प्री 2024 के जितने टॉप क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं और इसके साथ हम इर्द गिर्द जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे उनको भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमसे क्या पूछा गया है कि अमन इतना रुपए लिया है उधार 15% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, एक साल के एंड पे वो इतना पैसा लौटा दे रहा है और जो पैसा वो लौटा रहा है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट का ही पैसा है। मतलब इंटरेस्ट वाला पैसा नहीं लौटा रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का ही पैसा लौटा रहा है और जो बचा हुआ पैसा है उसको 2 साल के एंड पे लौटा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 साल के एंड पे वो कितना पैसा लौटाएगा। अगर आपने एग्जाम में बैठे हो, अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपने पहले कभी नहीं किया, आ गया, आपको अजीब लग रहा है, तो उसको आपको पहले को में स्किप कर देना है। जब आप दोबारा आओगे तो फिर आपको सोचना है कि इसको कैसे अप्रोच करें। तो आपके दिमाग में जो पहली बार आएगा कि इसको कैसे अप्रोच करें, मैं बता रहा हूँ वो क्या आना चाहिए कि आपने मानो इतना पैसा लिया है उधार। ठीक है, इसमें से आप इतना पैसा लौटा दे रहे हो 1 साल के एंड पे। तो जो आप ये पैसा लौटा रहे हो 1 साल के एंड पे, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा। 2 साल का तो पड़ेगा नहीं भाई, क्योंकि 1 साल के एंड पे आपने लौटा दिया है तो दूसरे साल उस पर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो इस पे आपका 1 साल का इंटरेस्ट पड़ रहा है। अब जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, अब बचा हुआ पैसा कैसे निकालोगे, इसमें से मतलब 192208 में से 20196 घटा दोगे, ये घटा दोगे तो आपका यहाँ पे बचा हुआ पैसा आएगा। ठीक है, अब इस बचे हुए पैसे पे 2 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा, क्योंकि इसको आप 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो। तो इस पे आपका 2 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा, इस पे आपका 1 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दूसरे साल के एंड पे कितना पैसा लौटाना है तो समझो। देखो, आपने ये वाला पैसा जो है ये लौटा दिया, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट पड़ा है 15% वह नहीं लौटाया है अभी। ठीक है, साथ में आपने ये वाला पैसा नहीं लौटाया है और इस पे जो इंटरेस्ट पड़ा है 2 साल का, मतलब 30%, वह आपने नहीं लौटाया है। तो आपको लौटाना क्या क्या है, मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ फिर से, या कोई और कलर ले रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। आप ये वाला पैसा लौटाओगे, इस पे 30% जो पड़ा है वो लौटाओगे, साथ पे इस पे 15% जो पड़ा है वो लौटाओगे, क्योंकि आप ये वाला तो पैसा ऑलरेडी लौटा चुके हो। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। लेकिन अब देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इससे बेटर क्या है कि आप पूरे पे 30% निकालो, क्योंकि 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो ना। तो ये पूरे पे आप निकालो 30%, कि आप इस पूरे को 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो तो आपका कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, 30% पड़ेगा, क्योंकि भाई 15 और 15 30%। लेकिन अब यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। क्या एक्स्ट्रा काउंट किया है कि आपने इस पे भी 2 साल का इंटरेस्ट काउंट कर लिया है 20196 पे, लेकिन इस पे तो 1 साल का इंटरेस्ट पड़ा था। तो आपको इसमें से 1 साल का इंटरेस्ट माइनस कर देना और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है 15% वो आपको माइनस कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा है। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी है। देखो भाई, इतना रुपए है मेरे पास 192208। एक बात और देखो कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक थोड़ी थोड़ी दूर पे है, एकदम पास पास भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एकदम जो एकदम पॉइंट वाली वैल्यू है उसको हम यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। वैसे ये दोनों ऑप्शन थोड़ा सा पास आ गया है, लेकिन देख लेंगे, अगर ऐसा कुछ फंसेगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब इस पे आपको निकालना है 30%। भाई यही तो निकालना है, 2 साल का है। अब देखो, आप यहाँ पे लगा दो पॉइंट, क्योंकि ये हो गया 10%, इसका कर दो 3 टाइम्स, तो आपका हो गया 30%। तो इतना हो गया आपका 30%। ठीक है, अब इसमें आपको माइनस करना है इस पे का 10-15%, क्योंकि भाई इस पे आपने काउंट कर लिया है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ज़्यादा काउंट कर लिया है। तो 20196 का जो 15% होगा, अब ये भी ईजी है निकालना, ये हो गया 10%। ठीक है, और इसमें 5% और ऐड कर दो, मतलब इसका आधा, तो 1010 ले लो, क्योंकि भाई इसको आप पूरा 20 मान लो, तो 1010 ले लो, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इसको ऐड कर दें तो ये आपका हो गया इतना इंटरेस्ट। ठीक है, इतना आपका इंटरेस्ट हो गया इस पर, ये आपने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था। इसको आप यहाँ से घटा सकते हो। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ गया यहाँ पे 14645, इतना आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, अब देखो इतना आपका आ चुका है इंटरेस्ट, और आपने इतना लिया था उधार। ठीक है, और आप इतना रुपए ऑलरेडी लौटा चुके हो। देखो अभी जो हमने निकाला है ना, ये पूरा रुपए जो इनिशियल अमाउंट था, साथ में टोटल इंटरेस्ट निकाला है, मतलब जो जितना हमें पे करना है 2 साल में, जितना हम पे कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी इतना पे कर चुके हैं। ठीक है, तो बस इसको घटा दो, तो इसको आप पहले ही घटा लो, चलो इसमें ही घटा लो, कहीं भी घटाना है, बस आपको घटाना है। तो आपका 5 आ चुका है, आपका यहाँ से कितना आ चुका है, आपका यहाँ से आ चुका है 4, यहाँ से आपका आ चुका है 4 आ चुका है, यहाँ से भी आपका 4 आ चुका है, और यहाँ से आपका आ चुका है 3। ठीक है, अब इसको आप इसमें ऐड कर दो, 192208 में इसको ऐड कर दो, 3 4 4 4 5, 8 13 हाथ लगा 1,
5 4 2 6 4 2 6 2 6 6 6 5 3, तो 2 सॉरी 2 2 6 6 5 3, तो देखो इसके आसपास आ रहा है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, ये जो पैसा है ना, इस पर मैंने 30% निकाल लिया 2 साल का, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्या काउंट कर लिया यहाँ पे, इसका 15% मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। अब ये आ चुका है इंटरेस्ट, मतलब 2 साल में मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल उधार लिया था इतना, जिसपे मैंने इंटरेस्ट पे किया इतना, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट पे किया, तो मतलब मुझे 2 साल में इतना रुपया लौटाना है पूरा, भाई पूरा ये और ये पूरा लौटाना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसमें आप ऑलरेडी इतना लौटा चुके, तो इसको आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी टाइप का क्वेश्चन को बच्चों ने काफी कम अटेम्प्ट किया है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिया है, दोनों की आप प्रैक्टिस खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि आप मेंस में अपीयर कर रहे हो, तो ये चीज आप खुद से करोगे, ठीक है। ऐसे भी मैंने मार्क कर दिया इसलिए, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज भी ना इजी वैल्यू ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको खुद से करोगे। आ जाओ नेक्स्ट में। अच्छा, आप एक बात समझो कि ये जो है ना, बेसिकली ये इंस्टॉलमेंट जैसा ही है, लेकिन नॉन इक्वल इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ा था। इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, लेकिन इंस्टॉलमेंट आपका नॉन इक्वल भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपका 2 बार में पैसा लौटा रहा है, इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटा रहा है, लेकिन अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। पहली बार में इतना लौटा रहा है और दूसरी बार में आपका इतना लौटा रहा है, जो आपका आंसर आया है तो इंस्टॉलमेंट ही। तो हम एक बार ना इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले भी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कराऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एसआई इंस्टॉलमेंट पे बेस मेरा वीडियो है, आप उसको देख लेना, और सीआई भी मैंने इंटेंस मैथ रिवीजन 5th वाले लेक्चर में करा रखा है, तो आप उसको देख लेना। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया था कि ये डेट क्या होता है। डेट वो होता है, अगर मैं 5 साल में, यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है, तो 5 साल में अगर कोई पैसा नहीं दे रहा हो, तो आखिरी में मुझे इतना देना पड़ेगा। ये बेसिकली आप समझ सकते हो अमाउंट होता है, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो अगर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहले आपको 500 लिख देना है। आपको पता है 100 जो होगा, 100 आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, और आपको डेट लिखना है। डेट आप कैसे लिखते हो, 5 5 इंस्टॉलमेंट है ना, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, आप इनवल इंस्टॉलमेंट दे दो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 500 लिखोगे, प्लस 10% है, और 5 बार है, 5 साल है, तो आपको 4 बार जाना है। कैसे जाना है, 10 20 30 40, तो ये आपका डेट का इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल है, और आपको 100 की वैल्यू बतानी है। मतलब आप देखो 40 30 30, आपका 600 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है 5460। 0 से 0 गया, 6 से काटो कितना हो गया, 6 से आपका 9 1 हो गया, और आपका इसको आप 10 निकला है, तो आप 100 की वैल्यू निकालें तो 910 हो जाएगा, तो आपका 910 डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा, आप तुरंत मतलब एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सीआई पे बेस्ड इंस्टॉलमेंट बताया था। यहाँ पे हम 2 इक्वल ईयर वाला करेंगे, क्योंकि हमने 2 कर दिया है, सॉरी 2 इक्वल ईयर बोल रहा हूँ, 2 ईयर वाला इंस्टॉलमेंट करेंगे और इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला करेंगे। तो उसका मैंने आपको बता रखा था कैसे करना है। कैसे करना है कि 10% रेट है, तो 10 से 11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब जो, क्योंकि दो दो ईयर का है ना, तो ये 11 स्क्वायर ये ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, और आपने 2 बार दिया, तो ये टोटल आपका वो हो जाएगा क्या, कि टोटल आपको इतना पैसा लौटाना है। साथ में 10 को आपको ऐसे लिखना था, साथ में यहाँ पे क्या लिखना था, 10 + 11 21 लिखना था। इसका मतलब क्या है कि आपने इतना पैसा लिया है उधार, इतना पैसा लिया है आपने उधार, और ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट। अब आपको देखो सब कुछ पता है, यहाँ पे क्या दिया है कि ईच इंस्टॉलमेंट इतना है, मतलब 11 स्क्वायर की वैल्यू ये है, मतलब 6897, ये 11 × 11 की वैल्यू है। और आपको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बताना है, ये भी बात समझो। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, आपने इतना पैसा उधार लिया, तो मतलब 210 रुपये उधार लिया था, और आपने 11 का स्क्वायर 2 बार लौटाया ना, तो यहाँ पे 242 रुपये आपने लौटाया होगा। 121 × 2 242, तो इंटरेस्ट कितना, 32 × 32। तो देख लो भाई, 11 6, यहाँ पे 2 2 7 11 25 सत्ते, और कितना हो जाएगा, हाथ लगा 1, और 7 21, हाथ लगा 2, और 5 या 15 2 17, तो 1824 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको सीआई इंस्टॉलमेंट निकालना है, आपको 2 साल का निकालना है, 2 साल पे आपको ये करना है जो काम मैं कर रहा हूँ। मान लो 5% आपको रेट दिया है, सिंपल आपको करना है कि आपका ये कितने 20 से 21 हो जा रहा है कि नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, आपका ये 20 से 21 हो जा रहा है कि नहीं, तो आपको 21 का स्क्वायर जो होगा ये ईच इंस्टॉलमेंट है, और ऐसे आप 2 इंस्टॉलमेंट लौटाओगे, ठीक है। और ये आपको ऐसे लिख देना है, और ये दोनों का सम लिख देना है, जो कि आपका होता है 41। तो इतना पैसा आपने लोन लिया है,
ये आप क्या लौटा रहे हो, इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट, और ये पूरा पैसा लौटा रहे हो। जो भी आपको निकालना आप इजीली निकाल सकते हो। ये आपको डायरेक्ट लिखना है। 3 साल वाला भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए इतना रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया था मैंने, लेकिन ऑप्शन सही कर दिया है शायद, जहाँ तो मुझे याद है। तो कैसे करना है इसे, देखो नीचे आपको सेक टू ए कॉसेक टू ए दिख रहा है, तो अगर क्या आप ऊपर ऐसा कुछ दिखा सकते हो क्या, बिल्कुल दिखा सकते हो। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो पहले तो थीटा ही बोलूंगा, टू थीटा से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह टू ए आ रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप ए की तरह ही ट्रीट करो, इसको ए की तरह ही ट्रीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुआ। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुआ। तो टेन स्क्वायर टू ए प्लस 1, इस 2 का प्लस 1 लो, एक लो सिर्फ, तो आपका ये सेक स्क्वायर टू ए हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही कॉट स्क्वायर टू ए प्लस 1 लो, तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर टू ए प्लस आपका ये हो जाएगा कि नहीं सिंपली। और नीचे आपको ये दिया है, ठीक है, मैंने, और ये आपका कॉसेक टू है। अब आपको ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, तो अब आपको सिंपल साइन कॉस में चेंज कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका 1/c² था, ये 1/s² था, c मतलब साइन और s मतलब कॉस, और ये आपका 1/sc था। ये तो था मेरे भाई, ये आपका हो चुका है 1, और ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है 1/s²c², और ये आपका 1/sc हो चुका है, जिससे आपका ये चला गया, और आपका ये क्या बच गया, सेक टू ए कॉसेक टू ए बच चुका है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी काफी आसान है। देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% जो लोग हैं उनका जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, और सारे वैलिड वोट जो हैं वो 2 ही बंदे को मिले हैं, ठीक है, या तो ए को या तो बी को। अब क्या कह रहा है कि जो जीता है उसको इतना वोट मिला है, ठीक है, वैलिड वोट का ही मिला है, यहाँ पे लिखा भी है वैलिड वोट का इतना वोट मिला है, और वह इतने से जीता, मतलब इतना जो गैप है, ये विनर और लूजर के बीच का गैप है वो आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन इज इतना, इतने लोग अगर थे वोट करने वाले, तो आपको बताना है वाई की वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई भी, मतलब इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो लिखा है वही आपको करना है। देखो आपको पता है कि 16,000 वोटर्स हैं, इसमें से y% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 100 माइनस वाई अपॉन 100, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। अरे यार मान लो अगर आपसे बोल दो कि 9% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप क्या करते, आप यही तो करते, 91/100 लोगों ने वोट दिया, तो ये 91 क्या है, ये 100 माइनस 9 ही तो है, तो वही तो मैंने लिखा है 100 माइनस वाई, ठीक है, तो ये हो गया, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया। 10% जो वोट हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, मतलब 9%, 9/10 आपके वैलिड वोट हैं। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर विनर को इतना मिल रहा है तो लूजर को कितना मिलेगा, मतलब विनर और लूजर के गैप से आपको मतलब है। तो मैंने आपको बताया था कि 50 से देखो डेविएशन, 50 से डेविएशन कितना है, 9.375, इसका डबल कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 375 है ना, तो 18.725 आएगा, क्या 725 आएगा, 18.75 आ जाएगा सर, ठीक है, 75 आ जाएगा। तो ये विनर लूजर का गैप है, तो ये वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का ही आपको विनर लूजर का गैप निकालना, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। और ये आपका बराबर दिया है इसके 2484 के। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या मैंने किया, इतने लोगों ने, इतने लोग वोटर लिस्ट में हैं, इसमें से इतने लोगों ने वोट दिया, इतने वोट्स वैलिड हैं, और वैलिड का जो इतना परसेंट है वो आपको इतना दिया है, ठीक है। अब इसको काट पीट दो, तो कैसे काटोगे, आप पहले ये 2 जीरो लगा के ये हटा दो, ठीक है, इसका आप 9 से काट दो इसको, 9×2 = 18, ठीक है, 9×7 = 63, और आपका चला जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब आप इसको काट दो कितने से, इसको आप काट दो 25 से, तो 25 से ये जाएगा 75 बार, ठीक है। कैसे किया, 18×4 = 72 और +3 75, ये जाएगा 4 बार। इतनी बात क्लियर है। अब और देख लो, और क्या काट सकते हो आप, और आप क्या काट सकते हैं यहाँ पे, फिर से काट दो आप 25 से, तो ये आपका 3 बार चला जाएगा, ये आपका ये 2 जीरो है ना, इसको आप उधर ही भेज दो, इसको भी आप उधर ही भेज दो, देखो पहली बात तो देखो ये 2 जीरो 3 जीरो मैंने काट दिया, इसको भी आप उधर ही भेज दो, उधर ही भेज दिया, तो 25 से आपका 4 बार चला जाएगा। अब देखो 4×4 ये 16 चला गया है। अब आपको सिंपल 3 से इसको देखना है, तो 392 मतलब इक्वल्स टू 92 आया है, तो मतलब 100 माइनस वाई की वैल्यू 92 आई, मतलब वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बहुत ही आसान था, ठीक है, बस आपको जो बोला था वो एक बार लिख दोगे ना, फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो,
क्या कह रहा है कि ए बी इज द chord ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, a line segment DOC originating from D on the circumference of the circle in major segment mid AB produced at C। ठीक है, तो ए बी आपका एक कॉर्ड है जो सी तक प्रोड्यूस हुआ है, सेंटर ओ है, तो ए बी सी। डी जो आपका पॉइंट है वो मेजर वाले पे है, तो आपका डी मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ करूँगा क्योंकि ये मीट कर रहा है ना, ये ओ है, तो डी ओ सी आपका मीट कर रहा है। थोड़ा सा मैं अच्छे से कर दूँ जिससे मीट कर जाए आराम से, तो ये आपका डी ओ सी हो जाएगा, ये आपका डी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये आपका सी हो गया। अब बी सी इक्वल्स टू ओ डी दिया है आपको, तो बी सी इक्वल्स टू आपको दिया है ओ डी। इफ एन एंगल बी सी ओ, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दिया है, देन एंगल ए ओ डी इज, आपको ए ओ डी बताना है, ए ओ डी आपको ये वाला एंगल बताना है। अब कैसे बताओगे, आप देखो भाई ये तो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि भाई दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये बराबर है इसके, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ हम निकाल देंगे, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, तो भाई ये इसके बराबर है, तो ये तो रेडियस है, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे हम ये निकाल सकते हैं भाई ये 30, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखो बी ओ सी, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, बी ओ सी देखोगे तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 60 हो गया तो भाई ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 60 है, ये 30 है, 90 हो गया, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, कुछ हम रिविजन भी कर लेते हैं। आपको मेरे ख्याल से रिजल्ट याद भी होगा कि अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने प्रूफ भी बताया था, कैसे बताया था कि ये वाला जो एंगल है मेरे भाई वह आपका इसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि भाई आपने पढ़ा था ना कि कैसे बताया था, ये वाला जो एंगल होता है वह इसके बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये वाला वह इसके बराबर होता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आपको पता है ये जो, अगर आप ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इसका प्लस इसका सब 180 होगा कि नहीं, 180 होगा। और जो आपका ये एंगल और ये एंगल है ये इसके बराबर है, तो भाई इसका इसका और इसका सम भी 180 होगा, तो ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। बाकी मैंने इसको करा भी रखा है IMR 2.0 लेक्चर 1 में। तो अगर ये एंगल आपका सिंपली थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इससे आपको क्या रिजल्ट याद आना चाहिए, अगर ये आपका थीटा होता है तो ये आपका 180 माइनस थीटा होता है। ये तो पहला रिजल्ट हो गया। साथ में ये जो होता है ये और एंगल और ये, अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखा दूं तो ये दोनों एंगल जो है ये और ये सिंपली आपका थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा मैं साफ लिख दूं, ये वाला एंगल आपका थीटा बाई 2 हो जाता है। साथ में आपको ये भी देख लो, ये डायमीटर है आपका, ये जो है ना डायमीटर है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो फिगर आपको दिख ही रहा है, तो अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा होता है, अल्फा आपका ये, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता होगा कि ये अल्फा और बीटा का जो सम होता है 190 डिग्री होता है, ठीक है। कैसे, देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टेंजेंट और साथ में ये वाला टेंजेंट आपका यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कैसे क्या समझना है आपको, कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं और ये इनका कॉमन टेंजेंट है और यहाँ पे टच कर रहे हैं, अगर इससे मैं एक ट्रेंगल बनाऊँ तो ये वाला जो एंगल होता है आपका ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल। जब ये 90 डिग्री हो गया तो भाई इन दोनों का सम भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये अल्फा आप मान लो ये अगर 40 डिग्री दिया है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, DI के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे तो आराम से होगा। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे लिखा है इन थाउजेंड्स, ठीक है, जो नंबर दिया है थाउजेंड्स में दिया है, 4 कंपनी है, ठीक है, 2012 से 2015 तक। अब क्या करें, द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी इज वॉट परसेंट राउंडेड अप टू डेसिमल मोर देन द कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय 3 कंपनीज ABC। अब देखो क्या लिखा है, आपको ये समझो कि द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस बाय कंपनी डी इट वॉज वॉट परसेंट। देखो पहले आप रेशियो लिख लो, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेना। सबसे पहले आप रेशियो लिख लो, ज़्यादा बेटर रहता है। तो भाई देख लेते हैं भाई डी ने कितना प्रोड्यूस किया, तो डी ने आपका यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस किया है डी ने, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे भाई, आपको इसको लिखना नहीं है, आपको ऐसे पहले ये देखना है स्क्रीन पे ही, फिर ये देखना है और फिर ऐसे देखना है, चाहे जितनी हो। अगर आपको जैसे ये पूरी वैल्यू भी ऐड करनी है ना तो भी आप ऐसे ही करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है स्क्रीन पे,
फिर आप ऐसे देखोगे, इसको जोड़ लिया, फिर आप दूसरी वाली ये जो 10th प्लेस पे उसको देखोगे, ऐसे जोड़ोगे, और फिर ऐसे जो 100 प्लेस पे उसको देखोगे, और फिर आपको इसको देखना है। ऐसे में स्क्रीन पे देखते ही जोड़ना है, वो आराम से जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल देखो अब यहाँ पे डी का एवरेज लेना है, तो आप इसको जोड़े, 0 आया। आप स्क्रीन पे देखो और उसको जोड़ने की कोशिश करो मन में। 8 2 10 9 19, 19 6 होता है 25, हाथ लगा 2। अब मैं तीसरे वाली प्लेस वाली इसको जोड़ूंगा, तीसरी प्लेस पे जो है, तो 9 5 14, 14 6 20, 2 22, हाथ लगा 2, 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया डी, और ये हमने एवरेज लेना था तो डिवाइड बाय कर देंगे 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 एंटिटी लिया है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब मैं रेशियो लूंगा, तो रेशियो इधर तो जगह नहीं, इधर रेशियो ले लेता हूँ। ये आपका डी आ चुका है। अब मुझे इसको जोड़ना है, ये पूरा जोड़ना है, इस पूरे का मुझे लेना है एवरेज, उसको 12 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 12 एंटिटी ले रहा हूँ, इस वजह से मैं 12 को 12 से डिवाइड करूंगा, 12 एंट्री ले रहा हूँ ना, तो 12 से डिवाइड करूंगा। अब आपको जोड़ना है, ऐसे जोड़ो जैसे मैंने बताया ना, स्क्रीन पे देखो, पहले यूनिट प्लेस वाला जोड़ो, उसके बाद ये वाला जोड़ो, उसके बाद ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो जोड़ो, फिर से जोड़ो, तो इधर तो सब 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। फिर 8 6 14, 4 18, 18 2 20, 24 32, 37 45, 52, 54, 54 8 62, तो हाथ लगा आपका 6। फिर आप क्या जोड़ोगे, अब आपको ये वाला देखना है, ये वाला जोड़ना है, तो जोड़ो, स्क्रीन पे देख के जोड़ो, आराम से जुड़ जाएगा। 5 3 8, 2 10, 4 14, 9 23, 7 30, 39, 39 3 आपका हो जाएगा, 39 3 हो जाएगा 42, 47, 48, 48 6 54, आपका हो गया हाथ लगा 5। ठीक है, अब आपको जोड़ना है ये वाला, तो 1 देखो 1 2 3 4, 4 और 5 9, तो आपका ये आ चुका है। डिवाइड बाय 12 करोगे क्योंकि आपने 12 एंट्री लिया। अब देखो यहाँ से आप 3 से इसको काट दो, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 3 तिहाई, 3 एकन्ना, 3 चौक, 0 से 0 भी काट दो। तो अब जो रेशियो आपका निकल के आ रहा है वह इतना आ रहा है, ये आपका ए बी सी वाला और ये आपका डी का इतना रेशियो आ रहा है। आपसे पूछा क्या है कि क्या पूछा है, हाँ मोर देन, कितना परसेंटेज मोर देन है। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन है, तो मतलब डी इन तीनों के एवरेज से कितना ज़्यादा है, आपको दिख रहा है 1 1 1 ज़्यादा है, 1 1 1 ज़्यादा किस पे, 314 पे ज़्यादा है। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है ये 1/3 के आसपास कुछ वैल्यू है, मतलब 33% के आसपास आएगा और उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे 1 ऐसे 333 रहता तब 33% आता, लेकिन यहाँ पे छोटी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू मतलब वैल्यू आपकी थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही उसके पास में है। समझ में आ गई बात। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे सकता था, एक आपको क्या देता कि मान लो 34 ऐसे दे देता, वैसे आंसर तो 35 है, मान लो एक 34% दे देता, एक 32% दे देता, अब आपका आ गया 33%। तो अब आप किसके पास जाओगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिससे यहाँ पे वैल्यू कम कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो मतलब 33 से ज़्यादा आएगी, तो ये वाला करेक्ट हो जाता। इस तरीके से आपको करना है, और आप देख रहे हो आपको जोड़ने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। ठीक है, स्क्रीन पे देख के आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि, और हाँ एक बात और बताऊंगा, जिससे कैलकुलेटिव है आपको पता है, क्योंकि जब आप इसको करने बैठोगे ना, जब आप पहली बार करने को सोचोगे ना, तो आपको पता, जब पता चलेगा कि भाई ये पूरा ऐड करना है, तो आपको लग जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, आपको स्किप करना है पहली बार में। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी ड्यूरिंग 2012 से 2014। ठीक है, तो ए का 2012 से 2014, मतलब इन तीनों का एवरेज लेना है, वैसे ही जोड़ेंगे, 0 5 15 0 हाथ लगा 1, 8 7 15, 15 9 24 1 25, हाथ लगा 2, एंड आपका हो जाएगा 6, और 3 से डिवाइड करोगे क्योंकि आपने 3 एंट्री लिया है, इसका एवरेज निकालना है। साथ में इज व्हाट परसेंट लेस देन द कंबाइंड एवरेज ऑफ बी एंड सी कार प्रोड्यूस 2013 से 2015, तो आपको ये पूरा ही जोड़ के 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 6 एंट्री आप ले रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही जोड़ेंगे, 0 दिखा, फिर आप ये वाला जोड़ोगे, ये वाला। ठीक है, जो आपका 10th प्लेस पे है, तो 5 2 7 4 11 7 18, 5 23 और 23 9 32, आपका हाथ लगा 3, फिर 9 2 11 11 12 12 2 14 14 3 आपका होता है 17, हाथ लगा 1, 3 2 3 3 6 2 8 1 9 9 2 11 11 और 6 11 6 आपका होता है 17। डिवाइड में कितना करोगे, डिवाइड में आप करोगे यहाँ पे 6, 2 आपका अट्ठे अट्ठे छक्का, यहाँ से 1 0 से 1 0 भी चला गया। अब आप देखो कितना ज़्यादा है, आपसे पूछ रहा है ये कितना लेस है, ये भी ध्यान देखो कितना लेस पूछ रहा है, मतलब ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है 6 से बता दो भाई, तो आपका 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया,
इतना कम है और इससे कितना कम है, तो मतलब आपको ये करना पड़ेगा 886। वैसे आपको दिख रहा है कि भाई 1/4 के आसपास है, मतलब आपका कुछ 25% के आसपास होगा, लेकिन दो वैल्यू है यहाँ पे, तीन वैल्यू है बेसिकली। कैसे करोगे, कर लेते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 जीरो लग जाएगा, हाँ तो 2 जीरो लग जाएगा। तो आपको एक बात तो पता है कि भाई 2 तो आएगा ही आएगा, 2 आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 हाथ लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 7 हाथ लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और वैसे भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे किया वही चीज़ ना, 886 इंटू 2 किया तो आपका ये आ जाएगा। तो 8 8 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 क्यों आएगा, 5 आएगा, एक सेकंड का, 5 आएगा। तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आपको देखना कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये देख लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, पता चल जाएगा, तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो 6 पच्चे 30, हाथ लगा 3, 8 पच्चे 40, 3 43, हाथ लगा 4, 8 पच्चे 40 और 4 44, तो आपका इतना आ चुका है। अब आपको गैप कितना आ रहा है, ठीक है, देखो इतना आ रहा है, जबकि ये इससे ज़्यादा आ गया। तो आप ये 26 बार ही जाएगा, क्योंकि 27 बार में नहीं जा सकता, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको यहीं से आइडिया लगा, आप यहाँ पे 5 से करो चाहे 6 से करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो 5 से हुआ तो ज़्यादा गैप आ गया, मतलब 8 8 6 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 26 ही होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन तुरंत करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। इस तरीके से आपको करना रहता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट टी अ टेंजेंट टी पी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो एक सर्कल है, ये आपका टी पी है, आपका ये टी हो गया, ये आपका हो गया पी। अब क्या कह रहा है, टी क्यू आर एक सेकंड है, और क्यू और क्या दिया है आपका, क्यू इज नियर टू टी। ठीक है, तो टी क्यू आर आपका एक सेकंड है, एक सेकंड का, टी क्यू आर आपका एक सेकंड है, चलो भाई ये लो, टी क्यू आर आपका एक सेकंड है, क्यू आपका टी के पास में, ठीक है मैंने कर दिया। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर, तो आपका ये पी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि ड्रॉ ओ क्यू एंड ओ आर। ओ आपका सेंटर है, तो वो आपका अंदर हो चाहे बाहर हो से मतलब नहीं है। तो ये आपका ओ क्यू हो गया, ओ क्यू, और ये आपका ओ आर हो गया। अब आपको दिया क्या है, पी टी क्यू दिया है, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया है 27 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है आपको 50, ये वाला एंगल दिया है 55 डिग्री, टी पी क्यू। अब आपको बताना है क्या, अब आपको बताना है ये वाला एंगल आर ओ क्यू, ये वाला एंगल बताना है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा, उसका डबल कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल कैसे पता चले, तो आप देखोगे आपको जो ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एक्सटर्नल एंगल है, मतलब इन दोनों का समझ आएगा, मतलब 55 + 27 हो जाएगा। ये आपका 55 + 27 मतलब 82 हो गया, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया 82। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा एक चीज़ कि भाई ये वाला अल्टरनेट एंगल है भाई, ये देखो, ये मैंने बताया था ऐसे और ऐसे गया, तो ये भी आपका 55 हो जाएगा। कैसे क्या, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे मानो ये है आपका, ये आपका टेंजेंट है, इस पॉइंट से अगर कोई ट्रेंगल बनाते हैं मान लो, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है वह इसके बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल होता है इसके बराबर होता है। तो वही चीज़ मैंने किया, अगर आप ब्लू पेन से देखो, मैं जो दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है वह इसके बराबर होगा, तो ये आपका 55 हो चुका है। जब ये 55 है और ये आपका 82 है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 82 55 आपका कितना, 7 8 5 13, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये 7 है, सॉरी 7 है, तो ये आपका आ चुका है 43, 43 42 का 43 का डबल कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 86 डिग्री। तो आपको इस तरीके से करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आपका डीआई क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल, आपको परसेंटेज दिया है नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, आपको नंबर, ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है कि वह कितना परसेंटेज पाया है बच्चा। ठीक है, बाकी कोई भी डेटा नहीं है, आपको कोई भी काम का नहीं है बाकी कुछ। अब क्या कह रहा है कि इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैड बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट, जो कि आपको टेबल में दिया है, तो आपको बताना है कि वो जो स्टूडेंट है, पहली बात तो ये जो स्टूडेंट है ना, इसको हाईएस्ट नंबर मिले हैं, मतलब कि मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो जो भी बच्चा हाईएस्ट नंबर पाया जो कि 100% है, तो इस ये जो स्टूडेंट है इसको मैथ्स में 100% मिला है। इसमें हाईएस्ट कितना है, 80% है, तो इसको केमिस्ट्री में 80% मिला है। इसमें हाईएस्ट कितना है, 90% है, तो इसको फिजिक्स में 90% मिला है। मतलब ये जो स्टूडेंट है ना, इसको हाईएस्ट नंबर मिला है। ठीक है, सब में।
तो आपको इसका परसेंटेज बताना है। अब कैसे करना है, कैलकुलेशन आपको तुरंत कर लेना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स में कि इस स्टूडेंट को मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं, तो भाई 100% हाईएस्ट है, मतलब 150 नंबर मिले होंगे, क्योंकि ये हमें दिया है मार्क्स और ये परसेंटेज दिया है, तो भाई 100% मिला होगा, तो पूरे नंबर मतलब 150 नंबर मिले होंगे मैथ्स में। केमिस्ट्री में कितने मिले, हाईएस्ट कितना है 80, तो 13 8 कितना होता है 104, तो 104 नंबर इसको केमिस्ट्री में मिले। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो हाईएस्ट कितना है 90, तो भाई 90% मिला होगा, तो मतलब 120 का 90 कितना 108, भाई 90% 108 होगा, 12 9 108, इतना मिला। ज्योग्राफी में हाईएस्ट कितना है 95%, तो 100 का 95 बहुत आसान वैल्यू है, 95 हो गया। 60 का कितना परसेंट 90%, 8 छक 9 छक 54, 54 हो गया। कंप्यूटर साइंस में 40 नंबर का था, तो इसको कितना मिला, हाईएस्ट कितना है 90, तो 36 मिल गया, इतना इसको मिल गया है। अब जोड़ लो, हाँ जोड़ लो, कितना आ रहा है आपके 36 है, तो 8 4 12 5 17 17 4 21 और 21 6 27 आपका, एक सेकंड जाओ, एक सेकंड, 7 आपका हाथ लगा 2 5, चलो 2 में लिख दे रहा हूँ, 5 2 7 9 7 16 16 5 21 21 3 24, हाथ लगा 2, इतना नंबर उसको मिला है। टोटल कितने नंबर का था आपका, 100 200 300 400 500 और 500 और आपका ये हो गया 600, 600 नंबर का था, इंटू 100 कर दो, तो आपका 2 जीरो 2 जीरो हो गया, आपका 911/6 परसेंटेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना था, पेशेंस के साथ करोगे तो सब कुछ होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि पाइप ए टेक्स 4/5 टाइम्स ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप बी फिल टू फिल एन एम्प्टी टैंक। तो पाइप ए को जो टाइम लग रहा है, पाइप ए और पाइप बी को जो टाइम लग रहा है, वह इसको 4 लग रहा है, इसको 5 लग रहा है, तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 5 और 6 के रेशियो में हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब क्या लिख रहा है, व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज ऑल्सो ओपनड, ठीक है, विद पाइप ए एंड बी, इट टेक्स 4/5 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक देन इट टेक्स व्हेन ओनली पाइप ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि एक बार हमने ए बी सी तीनों को ओपन किया, तो ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, और एक बार मैंने सिर्फ ए बी को ओपन किया है, तो अब जो है ना, जब मैंने सी को साथ में लगा दिया, क्योंकि सी खाली कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना ज़्यादा टाइम मतलब ये इसका मतलब ये है कि अगर पहले 5 टाइम ले रहा था, तो अब 5 में 4 और ज़्यादा ले रहा है, मतलब अब 9 टाइम ले रहा है। तो अब ये 9 टाइम ले रहा है, ये 5 टाइम ले रहा है, तो जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 5/9 आ जाएगी। सॉरी एक सेकेंड, मोर टाइम ले रहा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी इतनी और इतनी आ जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपकी ए बी की एफिशिएंसी का सम आ रहा था वो 9 आ रहा था, जो कि यहाँ पे भी आ रहा है, तो मतलब सब कुछ ओके, मुझे कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सी को लिया तो मैंने एफिशिएंसी कम हो गया, तो मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, सी की एफिशिएंसी -4 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। अब आपको क्या कह रहा है कि अब आपको कह रहा है इफ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, तीनों पाइप ओपन है, तो मतलब 5 एफिशिएंसी होगी, और 5 की एफिशिएंसी के साथ ये लोग 40 घंटे में पूरा टंकी भर रहे, तो ये टंकी की कैपेसिटी हो गई। अगर सी अकेले ही उसको खाली करे तो कितना समय ले लेगा, तो 4 एफिशिएंसी कर देंगे डिवाइड, तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसान सा था। ठीक है, मतलब जो आपको कहा है ना, बस एक बार आप लिखो तो सही, पढ़ने में आपको टफ लग सकता है, लेकिन एक बार आपने लिख दिया तो बहुत आसान है। अब बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि रमेश परचेज्ड सम आइटम फॉर अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वॉज इतना, ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग द बिल वैल्यू इतना, ही क्लियर बॉट द बिल्स दिस टाइम एंड पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। मतलब ये जो पुराना बिल है, सॉरी एक सेकंड जाओ, हाँ ये जो आज वाला बिल है, जो मतलब 19 नवंबर का बिल है, और जो आपका कुछ दिन पहले का बिल है, इन दोनों को ये आज वाले दिन मतलब 19 नवंबर 2019 वाले दिन ही कर रहा है फाइनल, मतलब पहले इसने पे नहीं किया था, आज ही दोनों का भुगतान वो आज ही कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, अब आगे आपको लिखा है कि इफ द डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 दिन, मतलब अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट किया जाता है तो उस पर 2% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो आपको एक बात दिख रही होगी कि 19 नवंबर को भुगतान कर रहा है, और ये 10 नवंबर के लिए था, मतलब 9 दिन बाद कर रहा है, मतलब 10 दिन के अंदर वाले दायरे में आ चुका है, मतलब 2% का डिस्काउंट उसको मिलेगा। एंड 5% फॉर द पेमेंट मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब अगर आप एट द टाइम ऑफ परचेज पे अगर कैश में देते हो तब आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ पे एडिशनल नहीं लिखा है, तो आपको एडिशनल नहीं लेना है कि मतलब 2% प्लस 5% नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे सिंपली कह रहा है
कि भाई अगर तुमने कोई सामान लिया उसका अगर तुम पेमेंट 10 दिन के अंदर करते हो तो तुम्हें 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये पहली स्कीम है। दूसरी स्कीम ये है कि अगर तुम कोई भी पेमेंट अगर तुम इंस्टेंट करते हो और कैश में करते हो तो तुम्हें 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये तुम्हारा अलग अलग डिस्काउंट है। ठीक है, तो मतलब जो आपने ये जो आपने लिया था 9 दिन पहले, तो इसको आप 10 दिन के अंदर कर रहे हो तो इस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 1% कितना होता है? इसका 1% होता है 98। 2% कितना हुआ? मतलब आपको 196 का डिस्काउंट मिलेगा। इस पर 196 का डिस्काउंट मिला। और ये जो पैसा आप 5480 दे रहे हो, इसको आप इंस्टेंट कैश में दे रहे हो क्योंकि आपने सारा पैसा कैश में दे रहे हो, तो इस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आप इंस्टेंट दे रहे हो ऊपर से कैश में दे रहे हो। तो इस पर आपको कितना मिलेगा डिस्काउंट? 5% का। 5% मतलब इसका 10% कितना हुआ? 548, इसका 10% हुआ, उसका आधा कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 274 हो जाएगा। तो आपको दूसरा डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 274 का मिल रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। इन दोनों को जोड़ लो तो आपको 470 का डिस्काउंट मिल रहा है टोटल। ठीक है, 470 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब 9800 और आप 5480 कर दो तो ये टोटल पेमेंट आपको करना था। ठीक है, इसमें आपको 470 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है 14810 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। आसान था कि नहीं? वही चीज़ें आपको पढ़ने में अजीब लग सकता है लेकिन आप पेशेंस के साथ, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया पहली बार में, अजीब लगा, स्किप मार दो। लेकिन जब दोबारा हो तो आपको पेशेंस के साथ ही पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से कर लोगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आप गलत करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन आपको एक बात थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। देखो, आप एक बात ये समझो कि मान लो मैं और तुम कर रहे हो रेस और मैं आपको हरा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने और तुमने किया रेस। ठीक है, और मैं तुम्हें हरा दे रहा हूँ। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि भाई तुम मान लो 10 सेकंड से हार रहे हो मुझसे। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि एक काम करो, तुम मुझसे 10 सेकंड से हार रहे हो, तो मैंने क्या किया कि तुम 10 सेकंड भाग लो। तुम यहाँ से 10 सेकंड भाग लिए, तो अब हम साथ में फिनिश करेंगे कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? तो मतलब तुम 10 सेकंड से हार रहे हो, बेसिकली तुम 10 सेकंड से हार रहे हो। तुम ये समझो कि तुम 10 सेकंड से हार रहे हो, तो 10 सेकंड तुम भागे होगे ना भाई। तो मैं मान लो तुम्हारी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, तुम्हारी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं इसको टाइम में ना करके मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई तुम 10 मीटर से हार गए। दोनों एक ही बात है भाई। 10 सेकंड से हारे मतलब 10 सेकंड में तुम कुछ भागे होगे ना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम 10 मीटर से हार गए। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कि भाई एक बार तुमने 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया तो तुम लोग साथ में फिनिश कर रहे हो। दूसरे में क्या कहेगा कि अगर तुमने साथ में स्टार्ट किया तो तुम 10 मीटर से जीत जा रहे हो। दोनों का मतलब यही है कि आप एक बार 10 सेकंड से जीत रहे हो, एक बार 10 मीटर से जीत रहे हो, और ये दोनों बराबर होता है। ये दोनों चीज़ बराबर है, बस आपको लैंग्वेज अलग कर दिया है। लैंग्वेज क्या अलग किया है? ये जो टाइमिंग है ना, इसको मीटर में दे दिया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ बराबर है। आपको ऐसे देगा लैंग्वेज, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन क्या देगा कि अगर आपने उसको 10 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया तो आप डेड हिट पे फिनिश कर रहे हो, मतलब आप 10 सेकंड से जीत रहे हो, ये मतलब हुआ। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट क्या देगा कि अगर आप साथ में स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको 10 मीटर से हरा दे रहे हो। बेसिकली ये क्या हुआ कि 10 मीटर से हरा दे रहे हो। अब आपको पता है कि ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ दी हुई है कि 10 सेकंड से हराओ या 10 मीटर से हराओ। तो यहाँ से आप इजीली उसकी स्पीड निकाल सकते हो कि 10 मीटर व 10 सेकंड में भागा होगा। भाई ये 10 सेकंड भागा है तो आपने इसी का लैंग्वेज चेंज करके उसको 10 मीटर बोल दिया है कि 10 सेकंड से क्या 10 मीटर से हार गया, बस आपने लैंग्वेज बदल दिया। तो मतलब 10 मीटर 10 सेकंड में आ रहा तो आप ऐसे स्पीड निकाल सकते हो 10 मीटर अपॉन 10 सेकंड करके 1 मीटर पर सेकंड आप स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज चेंज करेगा। दूसरा क्या करेगा, अब इसी को जो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। आपसे क्या कहेगा कि 2 सेकंड, ऐसा कहेगा कि 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया और फिर 8 मीटर से हार गया। इसका मतलब सिंपली यही है कि आप 2 सेकंड से तो हरा ही रहे हो, साथ में आप 8 मीटर से भी हरा रहे हो। अब इसको भी वो तोड़ देगा। ये जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है ना, इसको भी और तोड़ देगा। ये 10 सेकंड को क्या करेगा कि 8 सेकंड लिख देगा कि 8 सेकंड से हरा रहे हो, साथ में 2 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहे हो, ऐसे आपको दे देगा। इसको और एक तरीके से दे देगा कि आप 4 मीटर से हरा रहे हो और 6 सेकंड से भी हरा रहे हो, मतलब कुछ भी दे सकता है कि 6 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया और आप 4 मीटर से हरा रहे हो। ये सब कुछ एक ही चीज़ है, ये सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं कि वो जब आपसे हार रहा है तो उतने से ही हारेगा बार बार, बस उसी को लैंग्वेज को चेंज कर दिया है कि ये 10 सेकंड को तोड़ देगा या 10 सेकंड को पूरे को टाइम मीटर में दे देगा, या इसको भी तोड़ के कुछ टाइम में दे देगा, कुछ आपको सेकंड में दे देगा, लेकिन सारी चीज़ें बराबर है एकदम। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आपको बहुत ही आसान है इसको करना। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है
कि अगर वो 20 सेकेंड का हेड स्टार्ट देता है तो 135 मीटर से जीतता है, मतलब 20 सेकेंड से भी जीतता है और 135 मीटर से भी जीतता है। ये हुआ इसका मतलब, इतने से वो जीत रहा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि अतुल ही, देखो यहाँ पे अतुल ही कौन जीत रहा था, यहाँ पे अतुल ही जीत रहा था ना, और यहाँ पे भी हेड स्टार्ट भी दे रहा था और जीत भी रहा था, मतलब दोनों चीज में वो, दोनों चीज में तेज है, ठीक है, हेड स्टार्ट भी दे रहा है और जीत भी रहा है, मतलब आपका 20 सेकंड और 135 मीटर से जीत रहा है। दूसरे केस में क्या कर रहा है कि वह इसको इतने का स्टार्ट दे रहा है, ठीक है, मतलब 185 मीटर का हेड स्टार्ट दे रहा है और 8 सेकंड से जीत रहा है, ठीक है, इस बार में यही जीत रहा है। तो ये जो बातें, दो अलग अलग बातें लिखी हुई है ना, ये सेम बातें ही लिखी हुई हैं, बस टाइम को उसने डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और आपको डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट कर दिया, बस इतनी बातें कहा है। अब आपको एक बात ये समझनी है मेरे भाई, आपको एक बात समझनी है, मैंने सिंपली क्या किया कि ये जो 20 सेकंड मैंने लिखा था ना, 20 सेकंड मैंने इसको 12 सेकंड और भगा दिया कि भाई एक काम करो, तुम 12 सेकंड और भाग लो, और मैं क्या करूंगा, मैं उसको 8 सेकंड कह दूंगा कि भाई तुमने 8 सेकंड किया, और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरी बात फिर से समझा रहा हूँ कि मैंने जो 20 सेकंड और 135 मीटर लिखा है ना, मैंने सिंपली क्या किया, इस 20 सेकंड को मैंने कैसे लिख दिया कि 8 सेकंड और प्लस जो आपका 12 सेकंड है ना, तो 12 सेकंड में जितना भागा होगा उसको मैं इसमें लिख दूंगा बस। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं? मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, तीसरी बार समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो, इस ये जो 20 सेकंड है ना, इसको इसने क्या किया, इसको इसने 8 सेकंड और 12 सेकंड में तोड़ लिया, और जो 12 सेकंड को इसने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना किया है। तो आप देखो कि जब मैंने यहाँ से 12 सेकंड घटाया तो यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, क्योंकि 12 सेकंड में वो कुछ भागा होगा, और कितना भाग रहा है इसको मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया, मीटर के फॉर्म में लिख दिया, तो आपको दिख रहा है ये कितना भागा है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे एक चीज सही में लिखा हूँ, 189 है, यहाँ पे 189 है, तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, तो मतलब 12 सेकेंड में वो 54 मीटर भागा होगा। ये किसकी बात हो रही है, ये बात जो हार रहा है, कौन हार रहा है आपका, ये कौन हार रहा है यहाँ पे भाई, इतने से कौन हार रहा है, ये आपका हार रहा है विष्णु, विष्णु की बात हो रही है। तो विष्णु की जो स्पीड हो जाएगी, क्योंकि 12 सेकेंड में वो 54 भाग रहा है, तो विष्णु की ये स्पीड हो चुकी है इतनी, विष्णु की स्पीड है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि विष्णु इस कंप्लीट रेस को कितने देरी में खत्म करता है, मतलब 900 मीटर विष्णु कितने देरी में खत्म करता है। तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो, आपका ये 9 छक आ जाएगा और आपका 2 आ जाएगा, आपका 200 सेकेंड्स आ जाएगा। बताओ कितना ज़्यादा आसान था। 200 सेकेंड कौन सा है आपका, ये वाला ऑप्शन है, हाँ अच्छा सॉरी ये वाला ऑप्शन है, मुझे लगा दोनों ऑप्शन सेम है, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको बनाता कैसे है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मेरे ख्याल से इससे इजी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से शायद आपको कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, अब क्या कह रहा है कि अ सिस्टम कैन फिल बाई 2 पाइप्स, कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप इन 8 मिनट एंड 10 मिनट्स। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ए और बी 2 पाइप, 10 मिनट्स separately, both the pipes are open together for certain time but due to an obstruction only। अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हैं, ठीक है देख लेंगे। अब देखो आपको इसका पहले लिखना है वो क्या, 40, 5 और 4, ये इनकी हो चुकी है एफिशिएंसी। अब क्या लिखा है पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ दिक्कत आ गई है जिससे ओनली 1/5 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड थ्रू द फॉर्मर पाइप, मतलब जो पहली वाली पाइप है इससे सिर्फ 5/8 हिस्सा ही जा पा रहा है, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है ना, कुछ इसमें दिक्कत, पाइप में मान लो कुछ भर गया हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 5/8 हिस्सा ही जितना वो पानी दे पा रहा है, उसका 5/8 हिस्सा ही पानी निकल रहा है, मतलब जो इसकी एफिशिएंसी हो चुकी है वह 5 × 5/8 हो चुकी है एफिशिएंसी। और जो बाद वाला पाइप है, जो बाद वाला पाइप है, मतलब ये वाला जो पाइप है, लेटर पाइप है, इसकी एफिशिएंसी 3/5 हो चुकी है। मतलब 4 का 3/5, तो 4 का 3/5, ठीक है, तो मतलब 25/8 और 12/5 ऐसा कुछ कह रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा है, हाउ एवर द ऑब्स्ट्रक्शन वॉज सडनली रिमूव, जो मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, मतलब जब पाइप में कुछ भर गया होगा वो मैं निकाल देता हूँ, मतलब साफ कर देता हूँ, तो अब सारी दिक्कतें दूर हो चुकी हैं। ठीक है, अब जब मैंने सारी दिक्कतें दूर कर दी, मतलब अब इसकी एफिशिएंसी फिर से 5 और 4 हो गई होगी, तो मुझे फर्दर 3 मिनट और लगता है उसको भरने में। अब मेरी बात अब बहुत ही ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप समझ लिए तो। देखो जब मैंने पाइप को स्टार्ट किया था उसमें कुछ बाधा आ गई, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी ये और ये हो चुकी है, और जब मैंने वो बाधाएं दूर दूर कर दी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी फिर से पुरानी वाली हो जाएगी, मतलब 5 और 4 इसकी एफिशिएंसी हो चुकी है, और जब 5-4 एफिशिएंसी होगी उसके बाद ये 3 मिनट तक ही भरता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड द सिस्टम वॉज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट से जब मैंने इसको रिमूव कर दिया
तो 3 मिनट में भर जाता है, मतलब 3 मिनट और लगता है। तो भाई इस एफिशिएंसी के साथ, मतलब 5 और 4 एफिशिएंसी के साथ वो 3 मिनट तक भरे होंगे, मतलब 9 एफिशिएंसी के साथ वो 3 मिनट चले होंगे ना, 27 उन्होंने बिना रुकावट भरा होगा। तो ये 13 जो बचा भाई, 40 में से 27 तो इन्होंने 3 मिनट में भरा, और जो 13 भरा, 13 इन्होंने इस रुकावट के साथ किया होगा। तो मैंने मान लेता हूँ कि इनको टाइम टी लग रहा है, दोनों को टाइम टी लग रहा है। तो मतलब 25/8 टी प्लस 12/5 टी की एफिशिएंसी से ये भरते हैं। तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी इंटू टाइम किया होता है, यहाँ पे 13 आ जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे टाइम ही निकालना है कि उसके पहले हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, मतलब जो आपका फुल फ्लो जब बिगेन हुआ, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन आपने दूर किया उसके पहले ही कितने देर तक भरे हैं। तो बस आपका आ गया, आपका यहाँ से टी निकल के आ जाएगा। हाँ तो कैसे करोगे, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 8 कर दो, इंटू 8 कर दो। तो 12 अट्ठे होता है 96, और यहाँ पे 125 और 96 कितना हो जाएगा, 6 5 11 हाथ लगा एक, आपका 221 आ चुका है। तो 221 टी अपॉन 40 इक्वल्स टू 13। तो 13 इकन्ना 13 और 13 सत्ते, तो टी की वैल्यू आपकी 40/70 आ जा रही है। तो जो कि आपका 2 सही 6/17 आ जा रहा है। तो जो कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान था कि नहीं, आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट तो काफ़ी आसान है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टेंजेंट जो होता है ये आपका बेसिकली कॉमन टेंजेंट होता है, और ये जो इंटरनल टेंजेंट होता है कॉमन, ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है। ये आपका डायरेक्ट टेंजेंट होता है, ये डायरेक्ट, और ये आपका ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता क्या होता है तो आप क्या सोचोगे भाई, आपको पता है कि जो डायरेक्ट होता है वो बड़ा होता है और जो ट्रांसफर होता है वो छोटा होता है। तो ऐसे भी आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसी की बात कर रहा होगा, क्योंकि और कोई टेंजेंट थोड़ी बनता है भाई। टेंजेंट आपका बनेगा, एक ट्रांसवर्स बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, एक आपका कॉमन बनेगा, इसके अलावा कोई टेंजेंट थोड़ी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है, रूट ऑफ। तो रूट हटा दूंगा तो यहाँ पे आपका 81 आ जाएगा कि नहीं भाई, 9 दिया, 9 को स्क्वायर में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। दूसरा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, ये आपका ट्रांसफर टेंजेंट होता है, और मैंने रूट को रिमूव कर दिया तो ये आपका हो गया 25। अब आपको क्या निकालना है, आपको आर इंटू आर निकालना है। कैसे निकालोगे, इसको अगर आप माइनस कर देते हो, पूरे को माइनस कर दो तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका डी से तो डी चला गया। अब यहाँ पे भी आप देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये कह रहा है आपका आर स्क्वायर प्लस 2 आर, और यहाँ पे माइनस आर, क्योंकि माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2 आर, मतलब आपका सिंपल 4 आर आ जा रहा है। और ये आपके कितना आ जा रहा है 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका कितना है ये 7, 7 में से 2 जाए तो 7 में से 2 जाए 56, तो आपका आर और आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है 14 आ जा रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कहा है वो लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने गलत किया है, काफ़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होगा जिसको काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा तो मेरे ख्याल से वो यही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी, और आपके साथ ऐसा होता है क्या कभी कभी कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए तो आप उसको शक की नज़र से देखने लगते हो। अगर आपने इसको शक की नज़र से देख लिया होता तो ये आपका सही चला जाता। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये आपको जो दिया है ना, ये आपको ईयर वाइज परसेंटेज हाइक दिया है फ्यूल प्राइस में। आपसे पूछा है कितने साल आपका फ्यूल प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, आपसे ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे 2015 में तो 8% बढ़ा होगा, बढ़ा तो है ही। यहाँ पे आपका 10.5% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज तो हुआ ही है। यहाँ पे आपका 6% इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज तो हुआ ही है। यहाँ पे 7% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो हुआ ही है। ऐसे आपका इंक्रीज तो हर जगह हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे माइनस में लिखा होता कि यहाँ पे भाई, या जीरो भी रहता कि पैसा इंक्रीज ही नहीं हुआ, जितना प्राइस है उतना, तब आपका इंक्रीज नहीं होता। या आपको माइनस में दिया रहता कि भाई इतना -% इंक्रीज हुआ, मतलब कि आपका घटा है पैसा। लेकिन यहाँ पे तो हर साल बढ़ा ही है, घटा तो किसी साल है ही नहीं, तो आपका जीरो करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिया रहता कि परसेंटेज रेट इंक्रीज वाला जो है, परसेंटेज रेट जो है वो कितनी बार डिक्रीज हुआ है, ठीक है, या आप कह सकते हो जो ग्रोथ रेट है आपका, ऐसा भी कुछ कह सकते हो, वो कितनी बार डिक्रीज हुआ है। तो उस केस में आपका देखो, अगर यहाँ पे जो आपका ग्रोथ रेट है, यहाँ पे आपका मान लो 8% है ग्रोथ रेट, यहाँ पे 10.5% है ग्रोथ रेट, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे 10.5% आपका ग्रोथ रेट है, यहाँ पे आपका 6% ग्रोथ रेट आया, तो आपका यहाँ पे डिक्रीज हो गया। उस केस में आपका यहाँ पे एक बार डिक्रीज होता है, जब यहाँ पे पूछता कि परसेंटेज रेट जो इंक्रीज होने का है वह कितने बार डिक्रीज हुआ है, उस केस में आपका एक आंसर था।
लेकिन भाई बढ़ तो हर जगह रहा है, तो आपका ये हो गया, आपका 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन, मतलब हस्बैंड वाइफ प्लस सन की जो कंबाइंड एज है वो 90 दी हुई है। हस्बैंड ओल्डेस्ट है, द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की जो एज का डिफरेंस है वो सन के थर्ड का है, ठीक है। आफ्टर 10 years द एज ऑफ सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। वैसे यहाँ से आप एक्स मान के पीछे भी जा सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया तो लिख देते हैं। तो 10 साल बाद जो होता है, जो हस्बैंड की एज है अपने बेटे से दुगुना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो दुगुना लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। देखो शुरू में आप थोड़ी बहुत कोशिश करोगे कि हाँ कुछ हो जाए जुगाड़, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और एग्जाम में जब आएगा ना तो आप बेसिक से ही करोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है उसमें आप ट्रिक ढूंढो, लेकिन जो आपके अजीब क्वेश्चन आ गए, जो पहली बार आ रहे हैं, अजीब से आ रहे हैं, तो उसको आपको बेसिक से ही जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। ना ही आप कोई ट्रिक निकाल लो कि इसको ऐसे जुगाड़ नहीं लगा सकते ज़्यादा। तो जो चीज़ आपके पास है बेसिक से निकाल दो तुरंत, ठीक है। तो बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2s+10 आ जाएगी। s को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि 25 सा दिख रहा है थोड़ा सा, s को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूँ तो w की वैल्यू आ जाएगी। तो w की जो वैल्यू आ रही है वह 2s+10 -s/3 आ रही है। तो -s/3 अगर मैं कर दूँ, 3 दूनी 6, 5s/3+10, 5s/3+10 आ जा रही है वाइफ की वैल्यू। अब देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन 90 है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट इसको भी जोड़ लेता हूँ। 2s और प्लस एस, देखो भाई यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ भाई, हस्बैंड को जोड़ रहे हो और वाइफ को जोड़ रहे हो और सन को जोड़ रहे हो। तो 2s+s 3s प्लस ये, तो 3 क्या है 9 5 14, तो 14s/3 और प्लस कितना आ जाएगा 10 और 10 20, उधर भेज दो तो आपका माइनस हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 20 घटा दोगे। एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आपकी आ चुकी है 15, ये सन की एज है। तो मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ की एज कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। और आपको पता है कि जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिफरेंस है वह सन का 1/3 है, मतलब 5 साल का डिफरेंस है। जब 5 साल का डिफरेंस है, मैंने क्या बताया, 5 को निकाल दो, सॉरी ये 75 है भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 75 है, ये 75 है, 5 निकाल दो और बराबर बराबर बांट दो, तो 35, और दूसरे को कितना आ जाएगा 35 + 5 40। और आपको पता है कि हस्बैंड ओल्डेस्ट है और वाइफ उससे छोटी होगी, तो वाइफ की जो एज है वो 35 हो जाएगी। आपसे वही पूछा है, तो आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा मदर की एज, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे कह रहा है कि अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज़ फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज़ इन 1 kg, ठीक है। चीटिंग, और कस्टमर को चीट कर रहा है। वॉट इज द गेन इफ द सेलर बॉट, अच्छा यहाँ पे एक विक्रेता लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि देखो पहली बात तो उसने 20 कुकीज़ खरीदी थी, जिसमें 19 को बेच रहा है 95 रुपये में, मतलब एक को वह 5 रुपये में बेच रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस है वह 5 रुपये है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। क्योंकि 19 कुकीज़ दे रहा है, उसका 95 रुपये ले रहा है, ये तो कर रहा है, तो 5 रुपये में बेच रहा है। अब आपको उसने 20 कुकी खरीदा था, एक उसने बेचा ही नहीं है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिंपल प्रॉफिट निकाला, कैसे निकालोगे, SP - CP ऐसे निकालोगे। तो इसने बेचा 19 से, एक अपने पास रखा है, उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो उसके पास है। ये जो उसने 20 कुकीज़ खरीदी तो उसने 76 रुपये में खरीदी थी, तो उसने एक कुकी 3.8 रुपये की खरीदी, एक कुकी 3.8 रुपये का खरीद रहा है और बेच 5 रुपये का, बेच 5 रुपये का रहा है, तो फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ 1.2 का। ऐसे उसने कितनी कितनी कुकीज़ बेची हैं, उसने 19 कुकीज़ ही बेची हैं, उसको फायदा कितने का होगा 19। आज यहाँ पे रुपये पूछ रहा है तो आपको रुपये में निकालना है। तो 19 दूनी होते हैं 38, हाथ लगा 3, 19 से करना 19 3 22, तो आपका इतने रुपये का हो जाएगा फायदा। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब आप सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कैसे काम चलेगा। आ जाओ इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिया है 25,000, ठीक है। 25,000 टोटल आपका एस्टिमेट दिया हुआ है कि इतना एस्टिमेट है, बाकी आपको यहाँ पे एस्टिमेट का परसेंटेज दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है ऑन इलेक्ट्रिसिटी वह 10% मोर है एस्टिमेट से। तो पहले तो मैंने जो एस्टिमेट किया था वो 11% एस्टिमेट किया था, लेकिन इससे 10% ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ो। और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है रेंट पे, तो रेंट पे मैंने कितना एस्टिमेट किया था 18%, लेकिन इससे 20% कम है। और बाकी सारे सेम है, जितना मैंने एस्टिमेट किया था उतना ही एक्चुअल भी है। अब आपको बताना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि मैंने बनाया एक एस्टिमेट कि भाई मेरा खर्चा इतना इतना लगेगा, ठीक है, ऐसा मैंने एक अनुमान लगाया। लेकिन जो मैंने अनुमान लगाया था इलेक्ट्रिसिटी पे, उसका 10% ज़्यादा लग रहा है,
और जो मैंने अनुमान लगाया था रेंट पे उसका 20% कम लग रहा है, और बाकी जितना मैंने अनुमान लगाया था उतना ही लग रहा है एक्चुअल। तो आपको बताना है एक्चुअल कितना होगा। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है कि भाई देखो इतना रुपए आपने शुरू में माना था कि इतना रुपए आपका लग रहा है, इतना रुपए लग रहा है। अब आगे देख लेंगे कितना ज़्यादा कितना कम लग रहा है, ये हम आगे देख लेंगे। अब कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे जितना लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे पहले कितना लग रहा है आप ये बता दो। तो इलेक्ट्रिसिटी पे इतना लग रहा है क्योंकि इतना रुपए 4 जीरो है ना, 4 जीरो है, इसका 11% मैंने एस्टिमेट किया है। भाई ये परसेंटेज में आपको दिया है तो 11% आपने एस्टिमेट किया है, लेकिन इसका आपको 10% ज़्यादा लग रहा है। तो कितना ज़्यादा लग रहा है मुझे सिर्फ वो देखना है कि कितना ज़्यादा लग रहा है। तो आपका ये गया, ये 3 जीरो गया, 250 250 दो बार आ जाएगा तो आपका 2750 आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा लग रहा है, मतलब जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा लग रहा है इतना। साथ में रेंट पे आपने 18% एस्टिमेट किया था, मतलब 25 4 जीरो, इसका 18% आपने एस्टिमेट किया था, लेकिन कितना कम लग रहा है, 20% कम लग रहा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना कम लग रहा है। तो 2/10 कम लग रहा है, 3 जीरो से आपका 3 जीरो चला गया, 25 दूना होता है 50, 50 और 18 25 कितना होता है 90। तो 9000 आपको कम लग रहा है यहाँ पे 2750 ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे आपका 9000 कम लग रहा है। तो ओवरऑल आपका कितना कम लग रहा है, आपका यहाँ पे जो कम लग रहा है वह आपका लग रहा है 6250 आपका कम लग रहा है। जितना आपने एस्टिमेट इतना किया था, इतना आपने एस्टिमेट किया था, इसमें इतना कम लग रहा है। तो इसमें से आप घटा दो, 6250 घटा दो, 6250 जीरो आ गया, 5 आ गया, आपका 5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 243,750 आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेशेंस के साथ बहुत ही आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो कह रहा है अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। इफ 616 लीटर ऑफ वाटर आर ड्रॉन आउट देन द लेवल इन द टैंक इज इतना। देखो आपको लीटर में दिया है, अब हो सकता है आपको ना पता हो, मैंने बस एक वैल्यू याद किया है कि भाई 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है, ये मुझे याद है बस। बाकी मैं सब कन्वर्जन वगैरह सब कर लूंगा, मुझे बस इतना पता है कि भाई 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर होता है, मुझे सिर्फ यही बात पता है। ठीक है, अब या तो मैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, वो भी आसान है, वैसे कर लेते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये बात आपको पता है। तो ये आपका रेडियस सेंटीमीटर में दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और 616 लीटर है, ड्रॉन आउट किया है। ये आपका टंकी पूरा फुल है, मेरे ख्याल से फुल है, इसमें से मैंने 616 लीटर ड्रॉन आउट कर दिया। तो आपको ये बताना है कि कितना लेवल इसका डिक्रीज हुआ है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच जो है, तो एच जो है ना ये वाला एच मानो, तो आपका 616 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर पानी होता है, इंटू 1000 कितना लीटर पानी हुआ, जो कि 616 दिया हुआ है। आपका ये 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो जा चुका है, 7 से आपका ये 2 जा चुका है। ठीक है, 11 से दूना और 11 से 5 6 जा चुका है आपका, 14 चौक आपका 56 जा चुका है, और एच की वैल्यू आपकी 10 मीटर आ चुकी है। तो आपका 10 मीटर आ जाएगा, आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है। और जैसे आपको सेंटीमीटर क्यूब में पूछ ले तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 1 मीटर क्यूब है, मतलब ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 100 इंटू 100 इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह 1000 लीटर होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वह आपका 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब कितना होता है आपका 1000 लीटर होता है। आपको ये वैल्यू बस याद कर लो, बाकी सब उसमें कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ शुरू के जो 3 4 5 6 क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, जो हार्ड हैं। ठीक है, जो अजीब से भी है हार्ड है, जो स्किप करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना चाहता, ये जो सबसे ऊपर है ये आपको स्किप नहीं, क्योंकि ये इजी है, इतना टफ भी नहीं है, ये इतना टफ भी नहीं है। आप पहली बार में स्किप किया, लेकिन दोबारा वापस आके आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ये वाला तो गलत ही था। ये वाला, ये भी आसान था, और ये आसान था यार, ये तो आसान था यार, ये बहुत आसान था, ये भी आसान था। देखो अब अगर आप पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़े लिखे मतलब समझ रहे हो आप, अगर पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपने मेहनत कर रखी है, तो ये सब बहुत ही आप इजीली निपटा सकते हो, इजीली, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पेशेंस पहले बार में स्किप करो, लेकिन दोबारा आके पेशेंस के साथ करो। ये भी आसान है, अगर आपको ने आपकी तैयारी अच्छी है तो ये आप कर लोगे। ठीक है, भले से आपने पहले कभी ना किया वैसा।
ठीक है। बाकी ये सब तो ईजी है भाई, ये सब तो अगर आप पाइप वगैरह पढ़े हो तो मैंने करा रखा है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो पेशेंस वाला है। तो चलो आ जाओ, वापस आ जाते हैं। तो वापस कहाँ पे, यहाँ पे आ चुके हैं। कह रहा है ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू एंड क्यू आर कॉर्ड ऑफ 7 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू हो गया, पी क्यू, और ये आपका क्यू आर हो गया, ठीक है, क्यू आर हो गया। और ये दोनों 7 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साथ में ये सेंटर है तो मैंने इसको ऐसे मैच कर दिया अगर, तो ये भी आपका 7 7 सेंटीमीटर हो चुका है। आपको एक बात और पता है कि ये भी 70 सेंटीमीटर, भाई ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो चुका है। और आपको यहाँ पे पी आर का लेंथ बताना है। तो आपको दिख रहा होगा जो 7 7 7 7 है, भाई ये आपको 90 डिग्री तो पता नहीं है, लेकिन ये रोम्बस है। रोम्बस के साथ में आपको ये दिख रहा होगा कि आपको दो इक्विलेटर ट्रायंगल भी दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दो इक्विलेटर ट्रायंगल भी दिख रहे हैं। तो आप एरिया को इक्वल कर दो। एरिया कैसे इक्वल करोगे, हाफ d1 d2, पहले मैं रोम्बस का लिखूंगा। तो रोम्बस का एक डायगोनल ये है जो कि 7 दिया है, दूसरा डायगोनल आपसे पूछा है जो आप निकाल दोगे, और ये आपने एरिया निकाल दिया। अब दूसरा क्या तरीका है, आप दो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, क्योंकि भाई 7 7 7 इक्विलेटर ट्रायंगल वैसे दो हैं, तो 2 × √3/4 × a² मतलब 7 × 7, यहाँ से आपका 7 गया, यहाँ से आपका 2 चला गया, यहाँ से आपका d2 की जो वैल्यू आ गई वो 7 √3 आ चुकी है। और ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है वह आपका 7 √3 है, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान था कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।